हमारे देश के अंदर गली के कुत्ते के पास, पेड़ पौधों के पास, हर एक के पास आयोग है, उनसे जुड़ी हुई एनजीओज हैं जो लाखों करोड़ों रुपए का फंड उनको मिलता है। मगर जो हमारे देश का पुरुष है उसके पास कोई भी सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, रोते भी हैं कि मैं अपने बच्चों से साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैंने अपने बच्चों से मिला तक नहीं हूँ। तो उस चीज़ की भी उस आपको उनके अंदर एक पीड़ा देखने को मिलती है जो कि बड़ा दर्द पेनफुल है। ना कोई पुरुष आयोग है, ना कोई मंत्रालय है, ना 1 रुपए है जो गवर्नमेंट हमारी एनजीओ को या इस तरीके की पुरुषों के लिए कोई भी सपोर्ट सिस्टम में खर्च करती हो। जो मोस्टली लॉ हैं वो सिर्फ वुमेन फेवर में, आदमियों के लिए कोई भी कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे देश के अंदर लगभग 20 से 25 हज़ार एनजीओ जो होंगी जो महिलाओं के लिए होंगी, मगर ऐसी बहुत गिनी चुनी एनजीओज हैं जो पुरुषों के लिए काम कर रही हैं। पहली बार कोई ऐसी एनजीओ काम कर रही थी कंट्री में, या पहली बार कुछ ऐसे लोग थे जो पुरुष की बात करते थे, पुरुष की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते थे। तो जो पुरुष और उनकी फैमिली से, जो हस्बैंड्स और उनकी फैमिली से जो हमको सपोर्ट मिलता था या जो मिलता है वो अमेजिंग होता है, क्योंकि चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी इस बात को मानने, या मीडिया हो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि पुरुष को प्रताड़ित किया जा सकता है। शादी एक ऐसा शब्द जो हमारे देश में हर बच्चे को, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे बचपन से ही सिखा दिया जाता है और शादी को एक बहुत ही खूबसूरत एहसास के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। 25 की उम्र पार करते ही सब रिश्तेदार, यार दोस्त ये पूछने लग जाते हैं कि बेटा तुम्हारा नंबर कब आएगा। हमारे देश के जेंडर बायस्ड मैट्रिमोनियल लॉज ने शादी को कुछ पुरुषों के लिए एक ऐसा डरावना सपना बना दिया है जिसे वो कभी दोबारा नहीं देखना चाहते। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 498 या सेक्शन 498A के मिसयूज के बारे में, जिसमें लड़की वालों के द्वारा लड़के और उसके पूरे परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही झूठे केसेस में फंसे पुरुषों की मदद कर रहा है मेंस वेलफेयर ट्रस्ट एंड सेव इंडियन फैमिली। परिवर्तन ने बात करी इस ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर श्री वितेश अग्रवाल से। आइए जानते हैं कि क्या है मेंस वेलफेयर ट्रस्ट, ये किस तरह काम करता है और किस तरह उन्हें इस ट्रस्ट को शुरू करने की प्रेरणा मिली। तो देखिए, ऐसा कोई ये प्लान नहीं था। मैं इस बात का जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसा कि बोला जाता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो व्हाट हैपेंड इज कुछ हमारे ग्रुप के कुछ लोगों के ऊपर फॉल्स केसेस कर दिए गए, एंड इनिशियली हम लोगों ने मैट्रिमोनियल के ऊपर ही काम किया। बहुत सारे लोग जो हमारे से एसोसिएट हुए शुरू में, वो सब के ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल केसेस फाइल कर दिए गए थे। तो लोगों ने मिलना शुरू किया एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एंड देन वी रियलाइज कि ये 2, 4, 10 लोग जो मिलते हैं, एक्चुअली ये पूरा मुद्दा इससे कई गुना बड़ा है। एंड देयर लैक्स एंड लैक्स ऑफ द पीपल एंड द फैमिलीज, उनके पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को, अनमैरिड सिस्टर्स को, मैरिड सिस्टर्स को, इवन आज से कुछ साल पहले तो पड़ोस के लोगों को भी और दूर दूर के रिश्तेदारों को भी केसेस में फंसा दिया जाता था। तो जब इस तरह के लोगों ने मिलना शुरू किया, वी रियलाइज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और फिर एक फॉर्मलाइज्ड इसको एनजीओ की तरह रजिस्टर किया गया 2007-8 में, जहाँ पे फिर हम लोगों ने आज की डेट में हमारे पास लगभग पूरी कंट्री में लगभग 40 एनजीओज हैं जो सेव इंडिया फैमिली मूवमेंट के अंडर में काम कर रही है। दिल्ली में हम लोग सेव फैमिली फाउंडेशन और मेंस वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड हैं। पर पिछले 15 सालों में हम लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे 40 एनजीओज पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, 40 शहरों में हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हमारी रेगुलर वीकली मीटिंग्स होती हैं। दिल्ली की वीकली मीटिंग में 100 से 150 लोग हर वीकली मीटिंग में आते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% लोग नए होते हैं जिनको जो पहली बार हमारी मीटिंग में आ रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग रिपीट लोग होते हैं जो मीटिंग में आ चुके हैं और अपने केसेस को डिस्कस करने के लिए आते हैं। 2012-13 में हमारी हेल्पलाइन शुरू हुई, जिसका नंबर है 8882-498-498, जो कि एक फॉर्मल हेल्पलाइन थी, जहाँ पे हम कॉल्स को मॉनिटर कर पाते हैं, उन कॉल्स का रिकॉर्ड है हमारे पास। और हमारे पास जब से हेल्पलाइन शुरू हुई है तब से कॉल्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हर महीने हमारे पास लगभग 5 से 6 हज़ार कॉल्स आती हैं, जो नए लोग अक्रॉस दी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, जहाँ जहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं और जो इस तरह के केसेस का सामना कर रहे हैं, किसी भी मुल्क में रह के, वो हमको कहीं से ढूंढ के हम लोगों को हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और हम उनकी एज मच एज पॉसिबल मदद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी का, एक ऑटो वाले से चाट वाला, गोलगप्पे वाले से लेकर के कंपनीज के CEO तक ऐसे लोग हैं, आर्मी वाले, मीडिया वाले, पुलिस,
इवन पॉलिटिशियंस भी हमारे पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए। मिडिल क्लास में केसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा रिच क्लासेस होती हैं, दे जस्ट पे एंड गेट आउट ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स। उनके लिए पे करके बाहर निकलना शायद थोड़ा इजी ऑप्शन होता है, वो लोग ये ऑप्शन ले लेते हैं, ऑल्दो हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं। मिडिल क्लास के केसेस ज़्यादा आते हैं। बट रही बात किस तरह के लोग हमको कांटेक्ट करते हैं या कर सकते हैं, हर तरह के लोग हमको कांटेक्ट करते हैं सर, हर कैटेगरी का, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजन, all the categories of people they reach out to us and we treat all of them equally. लेकिन अगर इस कानून के दुरुपयोग की बात करें तो क्या केवल महिलाएं ही इस कानून का दुरुपयोग कर सकती हैं या फिर किसी और कानून का दुरुपयोग करके क्या कोई पुरुष भी महिला के खिलाफ झूठे मुकदमे कर सकता है? रही बात सर किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के ऊपर फेक केस फाइल करने की, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं आपको बता दूं कि पुरुष द्वारा तो किसी महिला के ऊपर जेन्युइन केसेस में भी कोर्ट और पुलिस केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइल द केसेस अगेंस्ट अ वुमेन। पर यदि हाँ, ये हमने बहुत देखा है कि कोई महिला दूसरी महिला के ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस डालती है, जैसे कि मैंने बताया मैट्रिमोनियल मैटर्स में सास, नंद, जेठानी, देरानी, सब लोगों को एक महिला चाहे तो पूरी फैमिली को, रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पर अगर जो कोई पुरुष चाहे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप देखिए ना, इतने सारे केसेस में पुरुष को कोर्ट्स एक्विटल कर देती है, पुरुषों को और उनके परिवारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये प्रूव हो जाता है कि इस तरह के केसेस झूठे थे। तो क्या झूठे केसेस में फंस जाने के डर से पुरुषों को शादी से दूर रहना चाहिए? आइए जानते हैं। Men should certainly be scared of marriage, but having said that, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए जिसके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। बट आपको कुछ ट्रेट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जिन ट्रेट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू टेक एनीबडी एज योर लाइफ पार्टनर। जैसे कि सबसे पहली चीज़, इनकी फैमिली में कोई इस तरह का केस, कोई ऐसी महिला तो नहीं है, उसकी बड़ी बहन या उसके कोई रिश्तेदार जिसने अपने हस्बैंड के ऊपर पहले से ही केसेस किए हों, या कोई फैमिली ऐसी तो नहीं है जो लीगल मैटर्स में पहले से ही इन्वॉल्व हो, जिनका कोर्ट कचहरी में आना जाना, पुलिस के साथ उठना बैठना, या इस तरह से किसी इलीगल काम्स में ये लोग इन्वॉल्व हों। इस तरह की फैमिलीज़ में लड़कियां आगे चल के केसेस करेंगी, इस तरह की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कोई ऐसी लड़की है जो कंट्रोल फ्रीक है, जो आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देती है जैसी रिलेशनशिप में आती है, इवन बिफोर द मैरिज। आपके बैंक अकाउंट्स को, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव होती है, आपके फ़ोन कॉल्स को चेक करना, आप अगर जो अपने के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। टेंशन सीकिंग बिहेवियर है उसका। वो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके क्लोज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस के साथ मिलना नहीं चाहती है, और मिलती भी है तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहती है, या उनके लिए कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती कि मैं इनका ध्यान रखूंगी शादी के बाद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसका आपको एकदम रेड फ्लैग साइन हो जाना चाहिए कि आपको ऐसी लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट ये सारी वो चीज़ें जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, एंड दिस इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, अगर जो कहीं पे कुछ आपको इशू नज़र आए, आपको इमीडिएटली अपनी मैरिज के बारे में दोबारा से सोच लेना चाहिए। अपने पार्टनर के और उसकी फैमिली के बारे में एज मच एज पॉसिबल डिटेल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एज मच एज पॉसिबल उनसे बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप उनको अच्छे से जान सकें बिफोर यू फॉल इनटू दी एनी काइंड ऑफ अ ट्रैप। 498 या सेक्शन 498A एक ऐसा कानून जिसे हिंदुस्तान में बनाया गया था महिलाओं को दहेज की मांग से होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए। लेकिन आज हिंदुस्तान की हर अदालत में चल रहे तलाक के केस में सेक्शन 498A जरूर लगा होता है। ये हमारा डेटा नहीं है, ये सरकारी डेटा है कि इस देश में फाइल किए जाने वाले लगभग 98% डाउरी के केसेस फॉल्स होते हैं। ठीक है, अगर जो कोई विक्टिम हमारे पास आया है, कोई मैन हमारे पास आया है, उसकी फैमिली हमारे पास आई है, तो देयर इज़ अ 98% चांस कि वो कोर्ट से बरी होने वाले हैं। कोर्ट के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद वो बरी होने वाले हैं। इसका मतलब कम से कम देयर इज़ अ 98% चांस कि वो बेकसूर है। हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के मिसयूज को लीगल टेररिज्म कहा है। लीगल टेररिज्म जिसे लड़की और उसके परिवार वाले इस्तेमाल करते हैं लड़के और उसके परिवार के खिलाफ अगर शादी कामयाब ना हो पाए तो। इन ऑब्जर्वेशन के बाद इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो लीगल टेररिज्म है। दे यूज द वर्ड कॉल्ड लीगल टेररिज्म फॉर दिस।
एंड उसके बाद काफ़ी हमारे लोगों को रिलीफ ही मिला, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। कोई भी लड़की कुछ भी जाके बोल दे, आप अरेस्ट हो जाओ, लड़की की नौकरी चली जाती है, परिवार का प्रॉपर्टी चली जाती है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डिप्रेशन में चला जाता है। तलाक या डिवोर्स, वो चाहे ऐसे झूठे मुकदमे फाइल करके किया हो या म्यूचुअली किया हो, इसका सबसे बुरा असर उन कपल्स पे पड़ता है जिनके बच्चे हैं और बच्चे अपने सामने अपने माँ बाप को अलग होते हुए देखते हैं। एक्चुअली इस तरह के केसेस का बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एक टर्म होती है, एक बीमारी होती है, इसको पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, होता क्या इस तरह की सिचुएशन में जब पेरेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो बच्चे सेपरेट हो जाते हैं एक पेरेंट से, और मोस्टली वो अपने फादर से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी माँ की कस्टडी में होते हैं। और एक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में माँ बच्चे को अपने फादर से मिलने नहीं देती है, या फादर के प्रति इतना जहर और इतना पॉइजन कर देती है बच्चे को कि बच्चे ही फादर से मिलना नहीं चाहते हैं। ऑल दिस माइंडसेट दैट दे डेवलप इज कॉल्ड एज पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम, यानी कि एक पेरेंट्स के प्रति उनके मन में एक तरह से हीन भावना आ जाती है, एक तरह से नफरत का भाव अपने दूसरे पेरेंट के प्रति आ जाता है, और जनरली जो फादर ही होता है। और यही बच्चे जब बड़े होंगे, जब शादियां करेंगे, एज अ सेड इनको रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स होते हैं, इनकी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, which will mean further increase in the divorce rates in the country। इन्हीं बच्चों का आगे फर्दर चल के रिलेशनशिप स्टेबल्स नहीं होती है, ना इधर पेरेंट्स के साथ, ना ही ऑफिसेज में, और ना ही अपने स्पाउसेस के साथ, और they also end up getting into divorces etc। आज जब पूरा देश वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो क्या मेंस वेलफेयर ट्रस्ट इसके खिलाफ है? हम लोग बिल्कुल भी वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं। इनफैक्ट हम तो सपोर्ट करते हैं कि सभी जेंडर्स को एम्पावर किया जाए, किसी एक जेंडर के अलावा। रही बात वुमेन को अपोज करने की, तो सर मैं आपको बता दूं, हमारा ही ऐसा एनजीओ है जो सारी महिलाओं की मदद करता है। हम लोग पुरुषों के अलावा महिलाओं की भी मदद करते हैं। इतनी सारी मदर्स एंड सिस्टर्स हमारे पास आती हैं मदद मांगने के लिए। हम उनकी उतनी ही ईमानदारी से मदद करते हैं जितनी ईमानदारी से हम पुरुषों की मदद करते हैं। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि सभी लड़कियां गलत हैं और सभी पुरुष सही हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक ऐसे सोशल इशू, एक ऐसे सोशल इवल को एड्रेस करना है जिसने पुरुषों को शादी करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। परिवर्तन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ लोगों ने हमें अपनी आपबीती बताई, लेकिन हम आपको बता दें कि इनमें से कुछ लोगों के फेसेस को उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ब्लर कर दिया है। मेरी शादी हुई थी 5 फरवरी 2022 को बिना दान दहेज के, और लड़की के पिता ऑटो चलाते हैं और वो भी रेंट पे रहते हैं, हम भी रेंट पे रहते हैं। तो बिना दान दहेज के शादी हुई थी, लव अरेंज हुई थी, और मैंने उस लड़की से इसलिए शादी करी, मैंने भरोसा करा चलो इसके माँ बाप काम पे जाते हैं, अपना शरीफ लोग हैं, चल मेरे घर को देख लेगी, मेरी माँ को देख लेगी, मुझे क्या चाहिए। मेरे पापा की 2019 में डेथ हो गई थी अटैक पड़ने से, और मेरे ऊपर सिस्टर की भी जिम्मेवारी है, मम्मी की भी जिम्मेवारी है। 3 महीने 15 दिन रही है वो लड़की मेरे पास, और जिसके पास मेरे पास शादी की एल्बम भी बनी थी, वीडियो भी बनी थी। और 2 महीने बाद उसने मेरा पहले जो हमारा मकान है वो मांगा रेंट पे, तो मेरी मम्मी ने कहा हम रिश्तेदारी में लेन देन नहीं करते। फिर उसकी मम्मी ने उल्टी लैंग्वेज में व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजी, फिर उसके बाद तुरंत ही डिलीट कर दी। फिर उसके बाद हमारा मकान मांगने लग गए कि आधा अपने नाम करो, आधा हमारी लड़की के नाम करो, और जहांगीरपुरी में रहो। उस लड़की के चक्कर में मैंने जहांगीरपुरी जैसा एरिया छोड़ा, भलसवा डेयरी में उसको लेके रहा किराए पर, और स्कूल में भी पढ़ाया। मेरी मम्मी भी उसके लिए बात करके आती थी सिलाई सीखने के लिए, और 2 दिन का मतलब उसकी जिद भैंस ऐसी, मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। हम 2 माँ बेटा को साथ में नहीं बैठने देती थी, और मतलब फिज़िकली टॉर्चर करती थी, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करती थी। हर छोटी छोटी बात पे जिद करना, लड़ाई का बहाना ढूंढना, और बहुत सी बातें थी मतलब। और मेरे पास उसके सारे एविडेंस भी हैं, और अब कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे से बहुत मेंटली टॉर्चर करा, 5 लाख 10 लाख रुपए उसको, मतलब हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, एक दिन की, एक टाइम की मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। उन्होंने फिर ये बोला कि मेरे को डिवोर्स पे ही जाना है, एंड जिस दिन हम, तो मैंने कहा ठीक है आप ड्राफ्ट शेयर कीजिए। और जिस दिन हमने जो म्यूचुअली डिसाइडेड था जो ड्राफ्ट जिस साइन करने गए, उस दिन उनके और उनकी फैमिली ने एक लॉयर के चेम्बर में मेरे पे एक फ़िज़िकल असॉल्ट अटेम्प्ट किया। तो वो उस टाइम पे बच्चा उनके पास था, तो मैं बच्चे को लेके पुलिस थाने गया, MLC करवाई।
और बच्चे को फिर अपने पास अपनी कस्टडी में ले आया। और जैसे ही बच्चा मेरी कस्टडी में आया है उसके 2 महीने बाद, एग्जैक्ट 2 महीने बाद उन्होंने फिर से सारे केसेस मेरे पे फाइल कर दिए हैं। मेरे पास कुछ केसेस मेरे पास हुए थे, तब से लगभग मैं 2017 में मेरे पास केसेस चालू हुए और उसके बाद से मेरी सिस्टर जो यूएस में है उसने मुझे रेफरेंस दिया हमारी एनजीओ का, जो कि मेन वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसका एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। उसके माध्यम से मैं जुड़ा और काफ़ी चीज़ें थी उस टाइम पे एग्रेसिव मोड पे चल रही थी। मैं उसके बाद में जैसे ही एनजीओ में आगे मिला, यहाँ पे काफ़ी सारे एडवाइज़र्स थे, उनसे मेरे को एडवाइस मिली और काफ़ी चीज़ें जो थी मेरे को समझने को मिली कि कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं। और उसके बाद में मैंने अपने केसेस के अंदर खुद ही फाइट करना चालू करा और बहुत से जो मेरे काफ़ी सारे मल्टीपल केसेस थे, तो उसमें से मैं उनमें पार्ट इन पर्सन आया और इस तरीके से मैं मूवमेंट में जुड़ा। हमारे पास जो मोस्टली जो कॉल्स आती हैं वो हर महीने 5 से 6 हज़ार कॉल्स हैं। उनमें बहुत बड़ा नंबर जो है वो ऐसे लोगों का है जो डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार हैं। आपको अटपटा जरूर लगता होगा, बट ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो अपनी फैमिलीज़ के अंदर साथ में रह रहे हैं और उनके साथ मारपीट हो रही है, फाइनेंशियल अब्यूज़। अब कैसे है कि जैसी अपने वो इमोशंस में कह लो या प्यार मोहब्बत में आगे ना प्रॉपर्टीज़ अपनी वाइफ के नाम पे कर देते हैं या 2% बचाने के लिए, बट जैसे ही उनका वो थोड़ी एज में आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो या तो वो किसी रिलेशनशिप में होती है या कोई भी बात होती है, उनको उनके घरों से निकाल दिया जाता है और फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे अपना सर्वाइवल करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी की जितना पैसा था, पूंजी थी, उन्होंने अपने मकान में खरीद के लगा दी। अब वो मकान उसी के नाम पे था तो डोमेस्टिक वायलेंस में उसको बाहर निकाल दिया गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर लेके उसको बाहर निकाल दिया गया। या फिर ऐसे बहुत से केसेस आ रहे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब महिलाएं 5-5, 10-10 साल साथ में रहती हैं और जिस दिन लड़ाई झगड़ा होता है उसको ऊपर चार्जेस लगा देती हैं। और बाकी जो 498 है वो तो आपको पता ही है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है फेक केसेस का सबसे बड़ा होगा, जहाँ पे 99% केसेस जो है झूठे पाए जाते हैं। आज जब महिलाएं पुरुषों से किसी भी चीज में पीछे नहीं रह गई हैं, तो क्या वक्त आ चुका है कि सरकार को और लीगल बॉडीज को बैठकर इस कानून में बदलाव करने चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सर, डाउरी लॉज के बारे में मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ 10 सालों में हमारी एनजीओज़ ने जो काम किया है इसका थोड़ा सा रिजल्ट आया है ना। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो इमीडिएट अरेस्टिंग होती थी, जो पहले डाउरी की केस जैसे ही फाइल कर दिया जाता था, 2010 के तक लगभग ऐसी सिचुएशन थी कि जैसे ही डाउरी का केस फाइल किया जाता था, 498A बोलते हैं उस धारा को, IPC 498A का जैसे ही केस फाइल किया जाता था वैसे ही इमीडिएट अरेस्टिंग हो जाती थी उन सब लोगों की जिन लोगों का नाम FIR में होता था। पिछले 10-15 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि इस तरह के कानून को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है, जहाँ पे एक तो काउंसलिंग, मीडिएशन को मैंडेटरी किया गया है बिफोर एनी FIR कैन बी फाइल्ड। दूसरा एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, 2014 के पास आया था ये। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उस जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी थी पुलिस के लिए, जो एक तरह से रूटीन वे में अरेस्टिंग हो जा रही थी उसको रोकने के लिए। और उसके बाद हमारी एनजीओज़ ने काफ़ी काम किया इसके ऊपर अपने अपने स्टेट्स में इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। आज की डेट में जो कानून की स्थिति है वो ये कि अगर जो 498A की FIR हो रही है तो इमीडिएट अरेस्टिंग बहुत सारे केसेस में नहीं हो रही है। स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ यूपी से अभी भी ऐसे केसेस हमको सुनने को मिल जाते हैं जहाँ पे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बट मैं यहाँ पे एक कैविएट लगाना चाहूँगा कि जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है 498A को लेकर के या इस बात को लेकर के कि अरेस्टिंग अब डायरेक्टली नहीं होती है, वैसे वैसे महिलाओं ने और संगीन धाराओं को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है मैट्रिमोनियल मैटर्स में, जिसका रिजल्ट ये है कि अरेस्टिंग रेट फिर से बढ़ने लगा है। मेंस वेलफेयर ट्रस्ट की वीकली मीटिंग्स भारत में कई शहरों में कंडक्ट की जाती है, जिसकी डिटेल्स www.menwelfaretrust.in पर अवेलेबल है। और इन मीटिंग्स में उन पुरुषों और उनकी फैमिलीज की फ्री काउंसलिंग की जाती है जिन्हें इस तरह के झूठे केसेस में फंसा दिया गया है। यदि आपके ऊपर या आपके किसी भी जानने वाले के ऊपर किसी महिला ने ऐसे झूठे मुकदमे कर दिए हैं तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, तुरंत मेंस वेलफेयर ट्रस्ट की हेल्पलाइन नंबर
888-498-498 पे कॉल करें या फिर इनकी वीकली मीटिंग्स में जाएं, जहां आपकी पूरी तरह से सहायता की जाएगी। दिल्ली में मेंस वेलफेयर ट्रस्ट की वीकली मीटिंग हर शनिवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास एक पार्क में की जाती है। हर चीज का सॉल्यूशन है। आप हिम्मत मत हारो, हमारी मीटिंग्स में आओ। आप अपनी जिंदगी के राजा हो, उसके लिए लड़ो, हिम्मत मत हारो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप आओ, हम लोग आपके साथ हैं। मैं सभी व्यूअर्स से परिवर्तन चैनल जो देख रहे हैं, जो परिवर्तन के सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपकी फैमिली में कोई आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह के झूठे केसेस से जूझ रहा हो, तो कृपया आप उनको हमारा हेल्पलाइन नंबर शेयर कीजिए 8882-498-498। हम पूरी ईमानदारी से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी कहानी मेंस वेलफेयर ट्रस्ट और वितेश अग्रवाल की। परिवर्तन अपने हर नए वीडियो में आपके सामने लाएगा कहानी किसी ऐसे शख्स की जिसने समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम बढ़ाया और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन के चलते वो किसी के जीवन में परिवर्तन ला पाए। और ऐसे ही लोगों के बारे में लगातार जानने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। परिवर्तन, बदलाव की ओर एक कदम। Until then, it's me, Jatin Ahuja, signing off. Goodbye for now.